औरंगजेब ने आदिलशाही जीत ली, कुतुबशाही कब्जे में ली। औरंगजेब को फिर से जोश आया, पूरे हिंदुस्तान के आलमगीर होना चाहते हम। ये दक्खन दिल को चुभ रहा है, ये दक्खन। अनुमान तो उसने बदल लिया था, उसको लगा था संभाजी यानी शिवाजी का नादान तख्तनशील वारिस। बदल गया अनुमान। शिवाजी से 10 गुना तनावदायक है संभाजी। अरे उस शिवाजी ने कभी बुरहानपुरा औरंगाबाद को हाथ नहीं लगाया था, पर यह संभाजी तख्त पर आया और पहले उसने बुरहानपुरा धो डाला, औरंगाबाद लुटा, पूरे बेहाल कर डाले उसने। भरे दरबार में औरंगजेब ने पूछा, मेरे सब घराने में, हमारे तैमूर के घराने में हुआ ऐसा शख्स जो रण पर मरा हो? और सभी सरदारों ने कहा, ना हुजूर ना, याद रखो ये औरंगजेब या तो खुद मरेगा नहीं तो उस संभा को मारेगा। ये दुनिया में पहला ऐसा आलमगीर होगा जो रण पर मरेगा नहीं तो उस संभा को मारेगा। पर उसको मालूम है संभाजी को खुले मैदान में पराभूत नहीं कर सकते। फिर चाल बनाई गई, फितूरों से फिर से मदद मांगी। पन्हाड़ा पर फितूर मंत्रियों को फिर से अपने अपने अधिकार देके संभाजी राजा ने छोड़ दिया, पर संभाजी राजा का बड़प्पन उनको पेला नहीं। उसी मंत्रियों ने फिर से संभाजी राजा पर 3 बार विश्व प्रयोग किया। 3 ही बार विश्व प्रयोग से संभाजी राजा बचे। 3 ही बार उन्होंने मंत्रियों को माफ किया, पर मंत्रियों का कटकारस्थान शुरू ही रहा। वो अकबर के पास गए, औरंगजेब का पुत्र अकबर। उसको कहने लगे, अगर तू संभाजी को मारने में हमें सहायता करेगा तो हम तुम्हें आधा स्वराज्य दे देंगे, जैसे इनके बापजादाओं की जहागीर है। संभाजी के खून की सुपारी ये अकबर को देने लगे। वो अकबर विश्वसनीय निकला, उसने खलीता संभाजी राजा को भेजा और फिर संभाजी राजा ने इस सभी मंत्रियों को हाथी के पैरों तले कुचल दिया, दीवारों के पीछे दबोच कर मारा, रायगढ़ के टकमक चोटी पर से नीचे ढकेल दिया। जो किया अच्छा ही किया। उनको अगर मारा नहीं होता तो संभाजी को मरना पड़ता और स्वराज का ग्रंथ कब का खत्म हुआ होता। न्यायसन के पीछे सिंहासन और सिंहासन के पीछे धर्मासन खड़ा रहने के बाद ही राजा का और राज्य का विकास होता है, यह संभाजी को मालूम है। और संभाजी का राज्य कारभार भी वैसा है। पर और एक फितूर फिर से औरंगजेब ने भेजा है। अब खुले मैदान में नहीं, अब कटकारस्थान में ही चाल चलेगी। संभाजी राजा जब तक रायगढ़ पर है, रायगढ़ यानी बाज के घोंसले जैसा, आंधियों को भी जहां भीतर जाना नहीं आता और भीतर गई हुई आंधी बाहर निकल नहीं सकती, इतना बुलंद और बेदाग इस रायगढ़ से संभाजी को पकड़ना मुश्किल। और औरंगजेब ने चाल बनाई, संभाजी को रायगढ़ के बाहर निकालो। फितूर सहायता के लिए आए, गनोजी शिर्के, संभाजी राजा के साले। वतनदारी मिली नहीं इसलिए वो गुस्से में। उनके सभी खटले कवि कलश की तरफ थे। इस फितूरों ने शिर्के को विश्वास दिलाया कि कवि कलश आपके विरोध में है, और उसी ही दिन कवि कलश ने देसाई सावंत के बाजू में यानी गनोजी शिर्के के विरुद्ध में गए और गनोजी शिर्के का विश्वास दृढ़ हुआ, कवि कलश विरोध में ही, और शिर्के सीधे सीधे कवि कलश को मारने के ले गए और कवि कलश भाग के विशालगढ़ पर आए। संभाजी राजा को उन्होंने खत लिखा, शिर्के ने मुझे बहुत मारा इसलिए भाग के विशालगढ़ पर आया। और गरजे संभाजी, अगर हमारे ही रिश्तेदार हमारी कदर नहीं करते होगे तो क्या करें हम? पूछ दे गए येसुबाई को। और येसुबाई ने कहा, स्वराज को सौभाग्य और सौभाग्य को स्वराज मानते हैं। अगर हमारे ही रिश्तेदार हमारी कदर करते नहीं होगे तो राजे आप बिंदास्त निकलो, भले वो हमारे बंधु है तो क्या। स्वराज की स्वामिनी गर्जी और स्वामी निकला, शिर्के का शिरच्छेद किया और संभाजी आए पन्हाड़ा पर संभाजी को कानो कान खबर नहीं थी कि हम औरंगजेब के गहरी चाल में फंसते जा रहे हैं। औरंगजेब की चाल सफल हुई थी, संभाजी को रायगढ़ के बाहर निकालने में सफलता मिली थी। अब संभाजी है पन्हाड़ा पर। पन्हाड़ा पे थे सरलश्कर सेनापति मालोजी घोरपड़ा, उम्र 30-60, शरीर थका हुआ था पर बाजुओं की रग और सीने में की आग अभी तक बुझी नहीं थी। आते आते संभाजी राजा ने पूछा, मालोजी मुकरब खान की कुछ हलचल? और गरज उठे मालोजी मराठी गावरान बोली भाषा में, राज तो काही होतोय, आम्ही है ना हो, रेटतो की त्याला। और संभाजी बोले, मालोजी आपके कंधे पर ही तो स्वराज्य सुरक्षित है। पर उसी वक्त गुप्तहेर भाग के आया, संभाजी राजा को कहने लगा, राज रायगढ़ पर इतिकार खान आया है। और संभाजी राजा के कलेजे के टुकड़े टुकड़े हुए। अरे रायगढ़ यानी स्वराज की राजधानी, महारानी वहीं पे है, बालशाहू राजे वहां पे है, स्वराज सिंहासन वहीं पे है। और संभाजी राजे निकले, मालोजी को बताया,
आवश्यकता मिली तो बुलाएंगे तुम्हें। संभाजी सिर्फ 100 भालाधारी के साथ निकले रायगढ़ की ओर, पर उसके पहले ही औरंगजेब का संदेशा मुकरब खान के पास आया। वो संभाजी रायरी का जागीरदार शिर्के को मार के वापस आ रहा है, अभी बहुत अच्छा मौका है। वो संदेश मिलते ही मुकरब खान ने रायगढ़ की तरफ जाने वाली सभी रास्ते बंद कर दिए। संभाजी राजा ने रास्ते ढूंढे, पर सभी रास्ते गिरफ्तार, जेरबंद, मुकरब के कब्जे में। एक रास्ता था, घनदाट, बिकट, निबिड़, कांटों से भरा हुआ, घना जंगल का, भयान दरियों का। संभाजी राजा ने वही रास्ता चुना, संगमेश्वर का, पर मुकरब खान ने अपने रखे थे फितूर वहीं पे, और 100 भालाधारी के साथ संभाजी राजा निकले संगमेश्वर की ओर। यही वार्ता मुकरब खान के कानों तक पहुंची। संभाजी राजा का संगमेश्वर में सरदेसाई के महल में मुकाम है। सिर्फ 100 भालाधारी के साथ संभाजी राजा संगमेश्वर में है। यही अच्छा मौका है, निकलो सभी। और मुकरब खान 5000 की फौज लेके निकला। पन्हाड़ा को बगल देते देते निकला संगमेश्वर की तरफ। पन्हाड़ा अंधेरे में छुपा हुआ, पहरेदार पहरा दे रहा था। एकाएक कुछ तो भी उसको देखा, चिल्लाया, मालोजी बाबा, अंधेरे में कोई तो भी जा रहा है। और मालोजी का कलेजा चीर गया। किस तरफ? संगमेश्वर की तरफ। अरे राजा है, अरे राजा है वहां पे, अपना राजा है वहां पे। कौन से फितूर ने बताया, निकलो सभी निकलो, राजा की जान बचाना चाहे, अरे निकलो। देखते ही देखते 500 माहौले तैयार हुए मुकरब खान की 5000 फौज को मारने के लिए। मालोजी बाबा 500 माहौले के साथ दौड़ रहा अपने राजा के रक्षण के लिए, राजा के रक्षण के लिए निकला। संगमेश्वर में राजा के सामने, राजा निकलो राजे, नावड़ी को निकलो राजे। संभाजी राजे नीचे आए। क्यों मालोजी, क्या गड़बड़, कौन सी आफत? राजा आपत लय मोटी राजा, निकलो राजे, नावड़ी करीब करो राजे, नावड़ी को निकलो राजे, गनीमानी गांव यरबाल्ड राजे निकलो। नहीं मालोजी, आपके थके हुए कंधे पर स्वराज्य छोड़ के भागने के लिए राजा नहीं हुए हम। मरूंगा यहीं पे लड़ूंगा, भाग के नहीं जाऊंगा। नहीं राजे, लाख मरे तो भी चलेगा, फिर लाखों का मसीहा मरना नहीं चाहिए। राजे निकलो, नावड़ी करीब करो राजे। पर उसी समय मुकर्रब खान की फौज संगमेश्वर में पहुंची। 500 मराठे आंखों में तेल डाल के देख रहे थे। बस अफाट सेना सागर, और सिर्फ 500 मराठे राजा के रक्षण के लिए सिद्ध है। देखते ही देखते मुकर्रब खान हाजिर हुआ। गर्जे मालोजी, यलगार, हर हर महादेव का आवाज गूंज उठा। तलवारियों की खनक उठी, पेड़ पत्तियों पर के पंछी फड़फड़ करके उड़ने लगे। अंधेरा कांपने लगा, रात थरथरने लगी। और देखते ही देखते आक्रोश से पूरा वातावरण गूंज उठा। शौर्य की लहर उठी। अरे तूफान हुआ। एक मराठा लड़ता रहा, मोगलों को बस काटता रहा। अरे मेरे शिवाजी महाराज बताते थे, मेरा एक मराठा 100 सैनिकों को भारी है, यहाँ एक मराठा 500 को भारी पड़ रहा था। मोगलों को सिर्फ काटता था, बस काटता था, सपा सब करब। मुकरब खान देख रहा था, पर मराठों के शौर्य के आगे कुछ नहीं चल रहा था उसका। अपने राजा के लिए, राजा के रक्षण के लिए, स्वराज के लिए। अरे खुद 60 बरस का मालोजी दोनों हाथों में शमशेर लेके लड़ रहा है, अफाट ताकत से सामने आने वालों को सीधा चीरता है। खून के फवारे, मांस के टुकड़े, अरे ढीग लाशों का। और लड़ता रहा मालोजी। मुकरब खान ने उसका शौर्य देखा और बोला, पहले इस बूढ़े को लगाम डालो। वैसे पूरे सैन्य मालोजी बाबा के आजू बाजू में आए, जैसे मानो कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है। मालोजी वैसे फंस गया, दोनों हाथों में शमशेरी लेके। एक ही बार मोगलों के वार उनके शमशेर पर हुए, दोनों तलवारियों पर पेले। मालोजी नीचे बैठा, 7 बरस का बुजुर्ग शरीर, जोश आया, ताकत इकट्ठा कर ली, और पहली तलवार से खून के फवारे निकले, दूसरी तलवार चली और खून के फवारे निकले। अरे वो जोश अलग, वो आवेश अलग, और वो पराक्रम देखा मुकर्रब ने, और उसको समझ में आया शेर कैसा होता है, अफाट शौर्य। उसी वक्त मुकर्रब खान ने एक योजना बनाई। तीर कमान चलाने वाले को बुलाया। ये मालोजी ऐसा मानेगा नहीं, और तीसरे बाजू में लड़ते हुए मालोजी पर निशाना पकड़ा। तीर निकला, बाएं हाथ में घुसा, हाथ की तलवार गिरी। दूसरा तीर निकला, दूसरी तलवार गिर गई। निशस्त्र हुआ मालोजी, और गुड़खो जैसे सारी चिट्ठियां डसती है, वैसे पूरे मुगलों के सैन्य मालोजी को डस गए। अरे शरीर पर एक भी ऐसी जगह रखी नहीं थी जहां पर वार हुआ नहीं। खून से बिक गया मालोजी, मिट्टी में गिरा, आखिरी सांस छोड़ी, आंखें झुकी, ओठ हिले। उस आखिरी सांस से मिट्टी ऐसे ऊपर उड़ी
और उसी उड़ी हुई मिट्टी से मालोजी बोलता गया, कह दो मेरे राजा से, ये मालोजी मरा, मिट्टी में मरा, पर सिर्फ मिट्टी में नहीं मरा, मिट्टी के लिए मरा। मिट्टी में मरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मिट्टी के लिए मरने वाले सिर्फ मराठे होते हैं, ये कहते गया। और मालोजी नाम का बुरुंश गिर गया।